Hi, I'm Mohit, and welcome to the final chapter of my Europe travel series. I'm excited, in fact, very excited, क्योंकि आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आइसलैंड। ये जगह काफी टाइम से मेरी बकेट लिस्ट पर है और फाइनली इट्स हैपनिंग। जर्नी स्टार्ट हो रही है ऑस्लो एयरपोर्ट से एंड आइसलैंड इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप। अभी मैं हूँ ऑस्लो एयरपोर्ट पे और अभी कुछ ही देर में मेरी यहाँ से फ़्लाइट है आइसलैंड के लिए। मैं आइसलैंड में तकरीबन 8 दिन के लिए रुकूँगा और मेरा प्लान है पूरा आइसलैंड एक्सप्लोर करने का। प्लान तो है मेरा एक एक चीज़ देखने का और एक एक चीज़ दिखाने का। अब देखते हैं यहाँ पे आइसलैंड में क्या वेदर होता है, क्योंकि ऑस्लो में जैसे मैंने प्लान किया था कि पूरा 24 आवर्स घूमूँगा, बट कल शाम को ही इतनी बारिश हो गई थी कि मुझे एयरबीएनबी अपने वापस आना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा बारिश में मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था। बट अभी देखते हैं आइसलैंड कैसा रहता है। आई एम काइंड एक्साइटेड क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है आइसलैंड और बहुत टाइम से ये मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। नाउ लेट्स सी हाउ दिस ट्रिप गोज़। इस ट्रिप के थ्रू आई विल बी एक्सप्लोरिंग सम ऑफ द मोस्ट स्टनिंग प्लेसेस, कैप्चरिंग मोमेंट्स आई हैव ड्रीम्ड ऑफ एंड टेकिंग यू अलॉन्ग विद मी ऑन एवरी स्टेप। I wanted to make this trip a bit more special and memorable, so मैंने ऑस्लो टू रेक्याविक बिजनेस क्लास बुक किया। ये फ्लाइट अराउंड 3 आवर्स की थी। इकोनॉमी टिकट का कॉस्ट था अराउंड 21,000 और बिजनेस क्लास मुझे पड़ा 32,000 का। यस, 11,000 का डिफरेंस था, बट कंसिडरिंग हाउ लॉन्ग आई वेटेड फॉर दिस ट्रिप, मैंने सोचा थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं। कभी कभी छोटे छोटे अपग्रेड्स भी एक्सपीरियंस को काफ़ी एनहेंस कर देते हैं। फ्लाइट के अंदर स्पेशियस सीटिंग थी एंड सर्विस वॉज स्मूथ फ्रॉम द स्टार्ट। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ड्रिंक सर्व किए गए, वाइन, बियर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फॉलोड बाय अ प्रॉपर डिनर सर्विस। मेन कोर्स, सैलेड, डेजर्ट सब कुछ क्लीन एंड नाइसली प्रेजेंटेड था। 3 आवर्स की फ्लाइट के लिए ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी कंफर्टेबल एंड सॉर्टेड था। गुड स्टार्ट टू व्हाट आई होप विल बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ माई यूरोप ट्रैवल सीरीज। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी जस्ट मैंने अपने अपार्टमेंट में चेक इन किया है आइसलैंड में। मेरी फ़्लाइट 2 घंटे डिलेड थी। 4 बजे लैंड होना था और अभी पहुंचते पहुंचते 6 बज चुके हैं और अभी बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, तो इसलिए सिर्फ मैं कुछ ग्रॉसरीज लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अभी सबसे पहले मैं अपना अपार्टमेंट दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे बुक किया है 4 रातों के लिए। इसके मैंने पे की है 50,000, तो रफली अराउंड 12,500 पर नाइट का मुझे ये अपार्टमेंट पड़ा है। एंटर करते ही सबसे पहले ये स्टोरेज है, वार्डरोब। ये लिविंग रूम प्लस डाइनिंग। अभी मेरा सामान सारा बिखरा पड़ा है, जस्ट मैंने अभी चेक इन ही किया है। ये फुल किचन विद ऑल दी अप्लायंसेस। ये रहा बेडरूम। बहुत ही कोजी सा अपार्टमेंट है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे भी स्टोरेज के ऑप्शन है। ये रहा वॉशरूम।
अभी थोड़ी सी ग्रॉसरीज लेने के लिए मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ। वो आइसलैंड का सबसे बड़ा स्टोर है क्रोनन। और वैसे तो मेरा मन था वॉक करके चला जाऊँ, पर इतनी ज़ोर से स्नोफॉल हो गई कि अब गाड़ी लेके जाना पड़ रहा है। ये गाड़ी मैंने एयरपोर्ट से ही रेंट करी है। मैंने अराउंड 1 महीना पहले प्री बुक करवा ली थी और 8 डेज़ का मैंने पे किया है इसके लिए 92,000 में सब कुछ इंक्लूडेड है। इवन एक 4G का इनका रूटर और GPS भी इंक्लूडेड है, प्लस फुल इंश्योरेंस और मतलब रोड साइड असिस्टेंस के साथ कि कुछ भी गाड़ी को हो जाए, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो 8 डेज़ का मैंने पे किया है 92,000। अभी तक मैंने सिर्फ सुना था कि आइसलैंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस ऑन अर्थ है, और उसका एग्जांपल आज पता लग गया। मैंने अभी 4-5 दिन की ग्रॉसरीज ली है जो मेरे को पड़ी है रफली 5,500 रुपये की। और ये ग्रॉसरीज कम से कम 4-5 दिन तक चल जाएगी, क्योंकि मैं आइसलैंड में 8 दिनों के लिए हूँ। ये अपार्टमेंट मैंने 4 दिनों के लिए बुक किया है, और फिर मैं एक दूसरी लोकेशन पे जा रहा हूँ और वहाँ पे मेरा दूसरा अपार्टमेंट बुकड है, वो भी 4 दिन के लिए। वो लोकेशन भी आइसलैंड में ही है। अभी मैं मेन टाउन जो है इनका रेक्याविक, वहाँ रुका हुआ हूँ। जो दूसरी लोकेशन पे मैं जाऊँगा वो है विक। वो थोड़ा सा दूर है, मतलब जो इनका टाउन है मेन सेंटर उससे काफ़ी दूर है, और वहाँ मेरा 4 दिन का अपार्टमेंट दूसरा बुकड है। अभी मैंने इकट्ठा ही 4-5 दिन का सामान ले लिया। मैंने कहा जब गाड़ी भी ले ली है तो अगर कुछ बच जाएगा तो गाड़ी में लेके चल लेंगे आगे। बट 4-5 डेज़ की ग्रॉसरीज 5,500 रुपये की आराम से पड़ गई। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा आइसलैंड में सेकेंड डे, और आज मैं निकला हूँ रेक्याविक एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मैं आया हुआ था रेक्याविक के फेमस चर्च में। इसका नाम मेरे लिए प्रोनाउंस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आइसलैंडिक लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब क्रिटिकल है बोलने में। मैं नाम ज़रूर मेंशन कर दूँगा नीचे। और मैंने गाड़ी हायर करी हुई थी। यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करने का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग ही है, क्योंकि इंडिया की तरह सेम साइड ड्राइविंग नहीं है। बट बारिश भी हो रही है, स्नोफॉल भी हो रही है, बीच में धूप भी निकल रही है, और हवा तो इतनी चल रही है यहाँ पे, लाइक बस मैंने सुना ही हुआ था सब कुछ कि आइसलैंड का जो वेदर है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब मेरे अपार्टमेंट से ये जगह 20 मिनट दूर है, और उस 20 मिनट में मैंने सारा वेदर देख लिया आइसलैंड में। लाइक धूप भी आ गई, स्नोफॉल भी आ गई, बारिश भी आ गई। खैर एनीवेज, ये चर्च देखते हैं। Next day, my first stop was to explore the town of Reykjavik and the famous church of Reykjavik.
ये आइसलैंड की टॉलेस्ट चर्च है और इसका डिजाइन काफी यूनिक है। बसॉल्ट लावा रॉक फॉर्मेशन से इंस्पायर्ड है। अभी जस्ट चर्च से निकल के सामने इनकी शॉपिंग स्ट्रीट पे आया हूँ, जो रेक्याविक की सबसे आइकॉनिक शॉपिंग स्ट्रीट है। एंड थोड़ी स्नो शुरू हो गई है। यहाँ पे हर 10 मिनट में वेदर चेंज हो रहा है। 5 मिनट यहाँ रुक जाता हूँ शेड के नीचे, कॉफ़ी ख़त्म कर लेता हूँ आराम से। ये जो शॉपिंग स्ट्रीट है जस्ट इस चर्च के बिल्कुल सामने है और काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं शॉपिंग स्ट्रीट पे। बट समझ नहीं आ रहा, मतलब वेदर बहुत ही मैं बोलूँगा अनप्रेडिक्टेबल टाइप से। सुबह धूप निकल गई थी, रात भर स्नोफॉल हुई है और चर्च में गया तो हवा चल रही थी, बाहर निकला तो फिर धूप, फिर बारिश, फिर स्नो। बट अच्छा एक्सपीरियंस है। एक सूवेनियर शॉप पे चला गया था मैं और मुझे 1-2 मैग्नेट लेने थे आइसलैंड से। वैसे तो मैं मैग्नेट्स कलेक्ट नहीं करता हूँ, पर आइसलैंड से मुझे लेने थे और एक कैप लेनी थी, क्योंकि यहाँ का जो लैम्प वूल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो कैप तो मुझे मिली नहीं जो मुझे चाहिए थी, बट मैं वैसे ही सूवेनियर्स एक्सप्लोर कर रहा था तो एक छोटी सी कैंडल पे ध्यान गया और वो छोटी सी कैंडल थी 4000 रुपये की। लाइक इतनी सी छोटी सी कैंडल एंड उसका प्राइस INR में 4000 भी नहीं, 4100। बहुत अच्छे सूवेनियर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ से शुरू है इनकी आइकॉनिक रेनबो स्ट्रीट। ये सेम शॉपिंग स्ट्रीट है, बस रेनबो का साइन यहाँ से शुरू होता है। इसी चर्च के जस्ट सामने एक कलरफुल सी स्ट्रीट मिलती है जिसे लोग रेनबो स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। ये पूरा स्ट्रीट रेनबो कलर्स में पेंट किया गया है और जब आप इस पाथ पे वॉक करते हो यू गेट अ परफेक्ट व्यू ऑफ द चर्च एट द एंड। छोटी छोटी कैफेज, आर्ट शॉप्स, बुटीक, सब कुछ एक वाइब्रेंट वाइब क्रिएट करते हैं यहाँ। रेनबो स्ट्रीट से थोड़ा ही आगे मिलता है रेक्याविक का एक और पॉपुलर लैंडमार्क सन वॉयेजर। ये एक स्टील स्कल्पचर है जो वाइकिंग शिप को रिप्रेजेंट करता है और ये काफी कॉमन फोटो स्पॉट भी है फॉर टूरिस्ट। सी के बिल्कुल एज पे लोकेटेड है, सो यू गेट अ नाइस ओपन व्यू विद द माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड। ये एक क्विक स्टॉप है, बट अगर आप सिटी एक्सप्लोर कर रहे हो तो इजीली वॉकेबल एंड वर्थ चेकिंग आउट। आइसलैंड इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड व्हाइल एक्सप्लोरिंग द कंट्री मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी गैदर किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे यूनिक चीज यह लगी कि यहाँ सरनेम का सिस्टम ही अलग है। आइसलैंड में लोग अपने फादर या मदर के नाम के बेसिस पर लास्ट नेम रखते हैं। जैसे अगर किसी के फादर का नाम एरिक है तो उसके सरनेम हो सकता है एरिक्सन या एरिक्सो डॉटर, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट्स अ सन और डॉटर। आइसलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 3.7 लाख है, एक छोटी सी सिटी जितना, और इसके बावजूद सेफ्टी लेवल्स काफी इंप्रेसिव है। आइसलैंड इज जेन्युइनली वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नेचर लवर्स के लिए ये जगह परफेक्ट है। आइसलैंड इज फिल्ड विद एक्टिव वोल्केनोज एंड गीजर्स और ये सब उसकी वोल्केनिक ज्योग्राफी का पार्ट है। यहाँ आपको ग्लेशियर्स, लावा फील्ड्स और हॉट स्प्रिंग्स सब कुछ मिलेगा एक ही कंट्री में। आइसलैंड के समर्स में यू गेट टू एक्सपीरियंस द मिडनाइट सन। रात के 12 बजे भी पूरा ब्राइट लाइट होता है और विंटर्स में ऑफ कोर्स द नॉर्दर्न लाइट्स, जिसे देखना लिटरली एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एक और रैंडम बट फन फैक्ट, यहाँ एक भी मैकडॉनल्ड्स नहीं है। 2009 के बाद से उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए और अब तक वापस नहीं आए।
और सबसे अंडररेटेड चीज, यहाँ का टैप वाटर, इट्स वन ऑफ द प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड। डायरेक्टली ग्लेशियर से आता है, सो बॉटल्ड वाटर लेने की कोई जरूरत नहीं। एनर्जी वाइज भी आइसलैंड काफी अहेड है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जियोथर्मल या हाइड्रो सोर्सेज से आती है, जो इस कंट्री को एनवायरमेंटली वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल नेशंस बनाती है। छोटी सी पॉपुलेशन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द नेचर और सस्टेनेबिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है आइसलैंड। ऑनेस्टली ये जगह सिर्फ देखने लायक नहीं है, इट्स समथिंग यू ट्रूली फील। आइसलैंड एक्सप्लोर करने का बेस्ट वे है उसकी फेमस रिंग रोड ड्राइव करना। ये एक फुल सर्कुलर हाईवे है जो पूरा कंट्री कवर करता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब कुछ। मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया साउथ वेस्ट आइसलैंड से विद द पॉपुलर गोल्डन सर्कल रूट, जो एक शॉर्ट लूप है कवरिंग 3 मेजर साइट्स, थिंगविला नेशनल पार्क, गीजर जियोथर्मल एरिया और गल्फॉस वाटरफॉल। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग टू अ न्यू डे इन रेकियाविक। आज मैं निकल चला हूँ गोल्डन सर्कल को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा पहला स्टॉप होने वाला है थिंगविलर नेशनल पार्क। कल मैंने रेकियाविक का सिटी सेंटर घूमा था, जो चर्च के आसपास का एरिया है, और उसके बाद मैं वापस आ गया था क्योंकि सीवियर वार्निंग आ गई थी, क्योंकि विंड स्पीड्स थी अप्रॉक्सीमेटली 85 किलोमीटर्स पर आवर, और वैसे में बाहर घूमना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। दो आज भी सीवियर वार्निंग आई हुई है और आज विंड स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर पर आवर की, बट जाना तो पड़ेगा ही आज क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत लिमिटेड डेज है। सो लेट्स सी अभी कितना टाइम लगता है मुझे वहाँ पहुँचने में। गोल्डन सर्कल में मेरा फर्स्ट स्टॉप था थिंगविला नेशनल पार्क। ये रेकियाविक से अराउंड 45 मिनट्स की ड्राइव पर है। ये जगह सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, ये आइसलैंड का हिस्टोरिक और जियोलॉजिकल लैंडमार्क है। यहाँ पर आइसलैंड का पहला पार्लियामेंट 1930 एडी में एस्टैब्लिश हुआ था, जो दुनिया के सबसे पुराने पार्लियामेंट्स में से एक है। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि यहाँ नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स ग्रेजुअली सेपरेट हो रही हैं। मतलब आप लिटरली 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में वॉक कर सकते हो। पार्क के अंदर ही हाइकिंग ट्रेल्स, लावा फील्ड्स और स्ट्रीम्स अवेलेबल है, जिसके अंदर डाइविंग स्पॉट्स भी हैं। एक वाटरफॉल के पास आ गए हैं, तो उसकी ड्रॉप्स दूर दूर तक आ रही है, पूरे गीले हो गए हैं। ये हम 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में भी चल रहे हैं। उसके बीच में पाथवे बनाया हुआ है जहाँ लोग एक्चुअली चल रहे हैं। पानी का फोर्स इतना तेज है कि पूरा भीग गए। और ये वाटरफॉल थिंगविलर पार्क के जस्ट एडजेसेंट में है। आई मीन उसी पार्क के अंदर से अगर जाएंगे तो लास्ट में भी ये वाटरफॉल आ जाता है। पूरे कपड़े भीग गए हैं। वो तो थैंकफुली मैं एक एक्स्ट्रा जैकेट लेके आया हूँ, बट पूरे कपड़े भीग गए हैं यहाँ पे। और सिर्फ मेरे नहीं, यहाँ पे जो जो आ रहे हैं पूरा गीला होके जा रहा है। अब आ चुका हूँ मैं गोल्डन सर्कल की सेकंड लोकेशन पे, जो है गीज़र
और हमारे घरों में जो गीज़र लगे हैं और इवन पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी गीज़र लगे हैं उसका नाम यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, इस जगह से, जो कि आइसलैंड में है। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स है और ड्यू टू जियोथर्मल चेंजेस की वजह से अर्थ के बीच में से गर्म पानी निकलता है और ये जगह पे 70 मीटर ऊपर तक गर्म पानी का इरप्शन होता है। जो हमारे घरों में गीज़र लगे हैं उसका नाम यहीं से ओरिजिनेट हुआ है और इसीलिए इस जगह का नाम ही गीज़र है। ये जैसे जैसे अब छोटे छोटे से क्रेटर बने हुए हैं और वहाँ से भाप निकल रही है, धुआं सा निकल रहा है और थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ से इरप्शन होती है। ये तो छोटा वाला है, आगे एक बड़ा वाला आएगा जहाँ पे हर 10 मिनट में 70 मीटर ऊपर तक पानी की इरप्शन होती है। हर बार 70 मीटर नहीं होता, हाईएस्ट वो 70 मीटर तक फेंक चुका है, पर बीच बीच में 10 मिनट में बहुत ज़ोर से पानी का एक फवारा सा निकलता है। मेरा नेक्स्ट स्टॉप था गीजर जियोथर्मल एरिया। ये प्लेस आइसलैंड के वैली में लोकेटेड है। यहीं से वर्ड गीजर ओरिजिनेट हुआ था। आज के टाइम पे मेन एक्टिव गीजर है स्ट्रोकुर, जो अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स में इरप्ट करता है और हर इरप्शन में बॉइलिंग हॉट वाटर 20 to 30 मीटर्स तक शूट करता है। ये पूरा एरिया बबलिंग हॉट स्प्रिंग्स, मड पूल्स और जियोथर्मल स्टीम वेंट से फुल है। काफी एलियन जैसा फील होता है। गीज़र जियोथर्मल एरिया से निकलकर मैं अपनी गाड़ी में वापस आ चुका हूँ और अब मेरा थर्ड एंड लास्ट स्टॉप बचा है गोल्डन सर्कल के इस टूर पर, जो कि है गल्फॉस का वाटरफॉल। सो ये जो गोल्डन सर्कल है इसके अंदर 3 की मेन स्पॉट्स है टूरिस्ट के लिए। सबसे पहला तो आता है थिंगविलर नेशनल पार्क, जहाँ पे बेसिकली डिवीजन है बिटवीन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स। दूसरा जो स्पॉट है वो है गीज़र का जियोथर्मल एरिया, जो मैंने ये अभी देखा। और तीसरा स्पॉट है गल्फॉस का वाटरफॉल, जो कि एक मासिव बहुत बड़ा वाटरफॉल है। छोटे मोटे स्पॉट्स बीच में और है 3-4 जहाँ के लिए डिटोर लिया जा सकता है, पर इस 3 स्पॉट्स को कवर करने में ही पूरा दिन लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आज निकला हूँ सुबह सुबह 9 बजे और अभी तकरीबन 1:30 बज गया है और मुझे यहाँ से गल्फॉस जाना है और गल्फॉस यहाँ से कम 1.5 घंटा दूर है और उसके बाद मुझे रेक्याविक दोबारा पहुँचते पहुँचते शाम आराम से हो जाएगी। सो ये 3 स्पॉट्स कवर करते करते ही पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और बहुत भीड़ होती है। तो जब तक एक जगह को देखोगे, वहाँ पे अपनी टर्न का वेट करोगे, तब तक हर जगह में कम से कम 1.5-2 घंटे तो वहाँ पे लग ही जाते हैं। बट सबसे वियर्ड चीज़ जो मुझे लगी और जो मैं 2-3 बार बोल भी चुका हूँ, वो है आइसलैंड का अनप्रेडिक्टेबल वेदर। मतलब अभी जब मैं यहाँ आया तो वेदर बिल्कुल क्लियर था, सिर्फ बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। वो तो वैसे भी आज सिवियर वार्निंग आई हुई है विंड की। 5 मिनट में बारिश शुरू हो गई, फिर स्नोफॉल शुरू हो गई और अब दोबारा धूप आ गई है। ये देखो, फुल फ्लेज्ड धूप निकली हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा अभी पीछे 5 मिनट पहले पूरा स्नो स्टॉर्म आया हुआ था या पूरा विंड स्टॉर्म आया हुआ था, फिर धूप निकल गई। अब आ गया हूँ मैं गल्फॉस पे। ये मासिव वाटरफॉल है, सुना है मैंने ये 2 टायर वाटरफॉल है और बहुत ही बड़ा है। एंड गीज़र के ये बहुत ही पास था, मुझे लगा था वहाँ से दूर है। गीज़र लोकेशन से आने में मैक्सिमम 15 मिनट लगे मुझे। मेरा नेक्स्ट स्टॉप था गल्फॉस, जो है आइसलैंड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर वाटरफॉल्स। ये 2 ड्रामेटिक लेवल्स में गिरता है और इसकी टोटल हाइट है अप्रॉक्स 32 मीटर्स। दिस इज अ फुली प्रोटेक्टेड साइट एंड वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड प्लेसेस इन आइसलैंड। विंटर में भी ये एक्सेसिबल है और स्नो के बीच गशिंग वाटर का व्यू काफ़ी स्ट्राइकिंग लगता है।
गोल्डन सर्कल एक परफेक्ट वन डे ट्रिप है साउथ वेस्ट आइसलैंड से, स्पेशली अगर आप रेक्याविक में बेस कर रहे हो। आप चाहे तो गाइडेड टूर ले सकते हो, बट ऑनेस्टली सेल्फ ड्राइव करना इज वे बेटर। फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है एंड अपनी पेस पे एक्सप्लोर करने का मौका भी। एंड आइसलैंड की रोड्स आर सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, यू डोंट वांट टू मिस ड्राइविंग हियर। So this was just the beginning and early impressions of Iceland. अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। In the next video, I'll be visiting one of the most popular spots here, Sky Lagoon, जहां ओशन के सामने एक जियोथर्मल स्पा एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद I'll be driving towards Vik to explore the southern part of Iceland, including black sand beaches, waterfall and more. So stay tuned. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि रियल आइसलैंड एक्सपीरियंस अभी बाकी है।